हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत लास्ट की क्लास में हमने इन्फिनिटिव का अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत जीरंड का अध्ययन करेंगे। इसकी पहचान और इसके ट्रांसलेशन करने के नियम क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोग इसमें जानेंगे। इसके वर्बल नाउंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव, लास्ट की क्लास में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरंड। इन्फिनिटिव के बाद जीरंड पढ़ेंगे, जीरंड के बाद हम लोग पार्टिसिपल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे जीरंड। जीरंड की पहचान कैसे करते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए नियम दिया हुआ है। इन्फिनिटिव की भांति जीरंड में भी हिंदी के वाक्य में क्रिया में नानी ने लगा होता है। हमने पढ़ा था जिस प्रकार से इन्फिनिटिव में हिंदी वाक्यों में क्रिया में नानी ने लगा होता है और वह क्रिया नहीं बल्कि इन्फिनिटिव कहलाती है, उसी प्रकार से जीरंड का भी है, उसको भी हिंदी में उच्चारण करने पर नानी ने लगा होता है। और इसका नियम क्या है, ऐसे शब्दों के अंग्रेजी बनाने के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अतः अनेक स्थानों पर इन्फिनिटिव तथा जीरंड दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ हैं जहाँ, जो मैंने लास्ट की क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम लोग इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं और कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पर हम लोग केवल जीरंड का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग करके सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो जानते हैं, कुछ एग्जांपल द्वारा समझते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग करना, जीरंड का प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैंने क्या बोला, जीरंड कैसे बनता है? जीरंड के लिए हम लोग वर्ब में एनजी का प्रयोग करके जीरंड बनाते हैं। तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये क्या है? हमारा जीरंड है। घूमना, वॉकिंग मीन्स घूमना, हिंदी में नानी ने आ रहा है ना। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हम चाहें इसी को इन्फिनिटिव बना सकते हैं, टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ जीरंड में हो गया। टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ ये इन्फिनिटिव के लिए हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह तेज़ दौड़ना पसंद करता है। वह तेज़ दौड़ना पसंद करता है, इसको अगर हम लोग जीरंडियल में बनाएंगे तो हो जाएगा ही लाइक्स रनिंग फास्ट। ही लाइक्स रनिंग फास्ट, इसी को अगर इन्फिनिटिव के रूप में बनाना होगा तो हो जाएगा ही लाइक्स टू रन फास्ट। अगर रनिंग लिख रहे हैं तो जीरंड का काम करेगा, टू रन लिख रहे हैं तो इन्फिनिटिव का कार्य करेगा। समझ रहे ना इसी के द्वारा? चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जानते हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश को हिंदी में जीरंडियल वे में चेंज कर सकते हैं, जीरंड के अनुसार उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके फार्मूले को यूज़ करते हुए। जैसे पहला नियम कहता है, कभी कभी एक ही वर्ब की इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों तो बन जाती है, किंतु उन वाक्यों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे आई स्टॉप टू प्ले द गेम, मैं खेलने के लिए रुका। आई स्टॉप्ड टू प्ले द गेम, मैं खेलने के लिए रुका। उसी तरह से दूसरा देखेंगे, आई स्टॉप्ड प्लेइंग द गेम, आई स्टॉप्ड प्लेइंग द गेम, मैंने खेलना बंद कर दिया है। देखो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, टू प्ले इन्फिनिटिव और प्लेइंग जीरंड का काम करता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पर इनका प्रयोग करने से उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे आई स्टॉप टू प्ले द गेम, मैं खेलने के लिए रुका। और उसी प्रकार से आई स्टॉप्ड प्लेइंग द गेम, मैंने खेलना बंद कर दिया है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, आई फॉरगट टू बाई द बुक, मैं पुस्तक खरीदना भूल गया। उसी प्रकार दूसरा है, आई फॉरगॉट बाइंग दिस बुक, मैं भूल गया कि मैंने यह पुस्तक खरीदी थी। दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना आप लोगों को? दूसरा नियम समझते हैं, जब कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग आवश्यक हो तब उसके बाद जीरंड का ही प्रयोग करना चाहिए, इन्फिनिटिव का नहीं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिएगा, जब कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना आवश्यक हो तो वहाँ पर हम लोग जीरंड का प्रयोग करते हैं, ना कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट है, मुझे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। आई वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, मुझे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। आई वॉज पनिश्ड फॉर, यहाँ पर फॉर क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन कार्य कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना है? हमें जीरंड लगाना है। और टेलिंग क्या है? टेल में एनजी क्या है? जीरंड है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूध पीने के बाद वह सो गया। दूध पीने के बाद वह सो गया। आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर क्या है?
आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, और जब प्रीपोजिशन दिया होता है तो हम लोग जीरंड का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वह दूध पीने के बाद सो गया। आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क ही स्लेप्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क ही स्लेप्ट। अब हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे वर्ब के बारे में बात करते हैं, वर्ब या फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं जिनके बाद जीरंड का ही प्रयोग होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे दे रखा है जिनको देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है निम्नलिखित वर्ब या फ्रेजेस के बाद जीरंड आता है, कौन कौन से हैं? जैसे इंजॉय, एक्सक्यूज़, फॉरगिव, पार्डन, डिनाई, कन्फेस, कंसीडर, अवॉइड, डिसलाइक, ग्रांट, मिस, सजेस्ट, प्रिवेंट, पोस्टपोन्ड, अंडरस्टैंड, फिनिश, स्कैप, एक्सप्लेन, डिले या सेलिब्रेट। ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हमें जीरंड का ही प्रयोग करना होता है। कुछ फ्रेज को देख लेते हैं, जैसे गो ऑन, कीप ऑन, पुट ऑफ, सिट ऑफ, यूज टू, विथ, अ फ्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, फॉन्ड ऑफ, या फिर कैपेबल ऑफ, या फॉर फ्रॉम, या नो गुड, या नो यूज़। इन सब फ्रेज़ों के साथ भी हम लोग जीरंड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि इन वर्ब्स जो ये वर्ब और फ्रेजेस जो हैं इनके साथ हम लोग प्रायः जीरंड का ही प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा वर्बियल नाउन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्बियल नाउन्स क्या होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं। वर्बियल नाउन्स क्या होती हैं? वर्बियल नाउन्स में भी जीरंड की भांति क्रिया में नानी ने लगा होता है, और इसे भी नाउन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। किंतु जब जीरंड के बाद ऑफ का प्रयोग हो रहा हो तब जीरंड से पूर्व द का प्रयोग आवश्यक होता है। अर्थात वर्बियल नाउन बराबर होता है द प्लस जीरंड प्लस ऑफ। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वर्बियल फ्रेज का स्ट्रक्चर है वर्बियल फ्रेज इक्वल टू वर्बियल नाउन इक्वल टू द प्लस जीरंड प्लस ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। गीत का गाना एक अच्छी कला है। गीत का गाना एक अच्छी कला है। द सिंगिंग ऑफ सॉन्ग इज़ अ गुड आर्ट। द सिंगिंग ऑफ सॉन्ग इज़ अ गुड आर्ट। गीत का गाना एक अच्छी कला है। द सिंगिंग ऑफ सॉन्ग इज़ अ गुड आर्ट। उसी प्रकार से देखो द, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसे द लगा हुआ है, द हो गया, ये सिंगिंग जीरंड हो गया, और ऑफ ये हो गया। इस प्रकार से फार्मूला बैठ रहा है ना इसमें, ये देख लीजिए। सिंगिंग ऑफ, द सिंगिंग ऑफ, तो वही क्या हो गया? वर्बियल नाउन है। द सिंगिंग ऑफ सॉन्ग इज़ गुड आर्ट। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, पशुओं को मारना पाप है। द किलिंग ऑफ एनिमल्स इज़ सिन। सिन मीन्स पाप। द किलिंग ऑफ, यहाँ पर देखिए एडवर्बल या वर्बल नाउन का प्रयोग किया गया है। वर्बल नाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इससे स्पष्ट है कि हम लोग ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसके द्वारा आप समझ पाएंगे। पशुओं को मारना पाप है। द किलिंग ऑफ एनिमल इज़ सिन। ये हमारा क्या है? वर्बल नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।